चलिए शुरू करें। अच्छा, ये तो खत्म हो गया था कल। तो आज हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे रिगार्डिंग दिस थिंग योर, क्या कहते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, राइट? ओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सही बात है, सही तो भूल ही गए थे हम। तो क्वेश्चन आप लोग करिए, स्टार्ट कर दिए। लेके आए मॉड्यूल आप, मैंने बताया था मॉड्यूल लाया। चलो निकालो फटाफट निपटाओ। सही बात है, आज क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। सही बात है, भूल गया था मैं। एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ देर पढ़ा देते हैं, उसके बाद करो। वही बेटर होगा, समझे ना? ये लो, कुछ पढ़ा देते हैं उसके बाद ही क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन भी करना जरूरी है इसका। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू करते हैं बेटा। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये जो चैप्टर है, इसमें लंबा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें तो है ही इसमें। अब देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा बेसिकली इम्यून सिस्टम के ऊपर। हम लोग का जो क्लास, हम लोग जिस तरह से पढ़ाएंगे उसमें, मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा उसमें पहले आएगा इम्यून सिस्टम का डिस्कशन। उसके बाद हम लोग कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कैंसर एंड एड्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में जैसे कि एमीबायसिस हो गया, फाइलेरियसिस हो गया, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हो गया, और उसके साथ एस्करिस। ये चार चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसमें। एमीबायसिस में मैंने एंटाइबा हिस्टोलाइटिक का लाइफ साइकिल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी चीजों का लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, और बाकी उसके बाद ड्रग अल्कोहल अब्यूज, ये वाला टोबैको वाला, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग का जो टारगेट डिस्कशन है वो है बेसिकली इम्यून सिस्टम, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हेल्थ का डेफिनेशन तो हर किसी को पता है, ये पहले हम लोग डिस्कस किए भी थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो हेल्थ, इट इज अ, बोलो चलो। हाँ, हाँ, इट इज ए स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल well-being, and not merely the absence of disease, disease and infirmities. Infirmities. So it is a state of complete. It is a state of complete mental, physical, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmities. ये क्लियर हो गया? तो ये हेल्थ का डेफिनेशन है। अब ये हेल्थ का डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो द वर्ड इज इम्यूनिटी। अब ये वर्ड जो इम्यूनिटी है, दिस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका नाम है इम्यूनिस। इम्यूनिस। और ये इम्यूनिस वर्ड का मतलब है टू एग्जेम्प्ट। EXEMPT, एग्जेम्प्ट। एग्जेम मतलब निकाल देना, निकाल देना, दैट इज एग्जेम्पशन, है ना? अब देखिए, इम्यूनिटी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? इट इज द एबिलिटी of the organism to prevent diseases, and also its ability to prevent tumor formation. तार it is not only the ability of the body to prevent diseases but also its ability to prevent tumor formation. So tumor formation is not health. ट्यूमर हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है, फिर भी वो हेल्दी कंडीशन नहीं कहा जा सकता। अगर बिनाइन ट्यूमर है, वो भी नॉर्मल नहीं है बॉडी के लिए। तो ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना भी, कि ठंडा लग जाए ना, कि ठंडा लग जाए, हाँ सर, तो पीछे ना चले जा, पीछे ना चले जा, हवा जावे ना, पीछे हवा नहीं जाएगा। तुझे ठंडा लग रहा है, लगेगा तो पीछे चला जा रहा।
হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে বস, সুবিধা হবে। सो एंड ऑल्सो इट्स एबिलिटी टू प्रिवेंट ट्यूमर, तो ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना भी इम्यून सिस्टम का काम है। इसीलिए देयर आर टू टर्म्स, दो चीज, एक तो ट्यूमर सप्रेसिंग सेल, ट्यूमर सप्रेसिंग सेल, और एक है ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। ट्यूमर सप्रेसिंग सेल का एग्जांपल है आरबी सेल्स, जिसका फुल फॉर्म है रेटिनोब्लास्टोमा। सो आरबी सेल, इसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा, it is a cell which prevents tumor formation. Another tumor suppressing gene, इस जीन का नाम है p53। तो p53 is the gene which prevents tumor formation. So tumor suppressing cell हो गया या tumor suppressing gene हो गया, this is also an intricate part of the immune system. ठीक लगी? Oh, record. It is also an intricate part of the immune system. समझ में आया? तो tumor suppressing cell and tumor suppressing gene, ये भी मैंने मेंशन करा। अब ध्यान से सुनिए, तो whenever we are talking of the immune system, तो इम्यूनिटी, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं बेटा? एक तो हो गया एक्टिव इम्यूनिटी, एक तो हो गया पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी में दो कैटेगरी होता है बेटा, वन इज नेचुरल एक्टिव, वन इज आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी का भी दो टाइप्स है, वन इज नेचुरल पैसिव, one is artificial passive. So one is natural active, artificial active, natural passive, artificial passive. अब active immunity आपको समझ में आता ही है। Suppose this is the host, suppose this is the host cell। अब क्या है नेचुरल में? क्या है? एंटीजन comes into the host cell, और एंटीजन के खिलाफ the host body will produce antibody. So this will produce antibody. This antibody is produced by the host under influence of the antigen. So this is a case of active immunity. Whereas in case of passive immunity, there are two host cells. पहला host cell में एंटीजन इंसर्ट किया जाता है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, and this serum antibody is collected and inserted. The serum antibody is collected and inserted into the second host cell. So the antibody produced by the first host cell is introduced into the body of the second host organism, और second host organism में directly antibody transfer हो रहा है। So this is an example of passive immunity. तो active immunity मतलब एक ही host है जिसके अंदर एंटीजन आएगा और होस्ट ऑर्गेनिज्म ही एंटीबॉडी बनाएगा अगेंस्ट दैट एंटीजन, ये है एक्टिव। और पैसिव का मतलब हो गया कि दो होस्ट सेल है, पहला होस्ट सेल में एंटीजन आएगा, एंटीजन वो होस्ट सेल एंटीबॉडी बनाएगा, उस सीरम एंटीबॉडी को कलेक्ट किया जाएगा, and from that serum antibody is now inserted into the second host. That means in the second host antibody is directly transferred. This is the case of passive immunity. So active and passive, so this is active immunity and this is passive immunity. तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ये होस्ट सेल नंबर ए, होस्ट सेल ए एंड होस्ट सेल बी। So this is what is called passive immunity, this is active immunity. अब इसी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? कोई भी इंफेक्शन हो गया, मम्स, मिजल्स, डिप्थेरिया, whooping cough, whatever it is, so that in that case antigen comes into the body of the individual. तो कोई भी infections like any infections like mumps, measles, चिकन पॉक्स, whatever it is, etc. है ना? कोई भी इंफेक्शन अगर हो रहा है तो बॉडी में एंटीजन डायरेक्टली आ रहा है और हम लोगों का बॉडी फाइट करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। Whereas natural passive artificial active immunity क्या होगा? In which vaccination is done, vaccination in which the antigen is directly introduced into the body, एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, MMR, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, इसका जो वैक्सीन है ना? फिर आपका देखिए ये क्या नाम है इसका, अरे DPT, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, ये वाला। और भी एग्जांपल्स ले लीजिए, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये वाला, BCG, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ऑल दीज, है ना?
इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली एंटीजन दिया जाता है इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, और वो बच्चा जो है वो क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। सो डायरेक्टली एंटीजन अगर जा रहा है इनटू द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एन एक्टिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियली हम लोग दे रहे हैं, मतलब वैक्सीनेट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इनोकुलेशन। क्या कह सकते हैं हम लोग, इनोकुलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, वैक्सीनेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, ये भी तो पता है आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो इंजेक्ट करना, इंजेक्ट करने को हम लोग इनोकुलेशन कहते हैं, इंजेक्ट करना। सो इफ इनोकुलेशन इज इंजेक्टिंग, इंजेक्टिंग एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन, समझे ना। तो हर एक वैक्सीनेशन इनोकुलेशन नहीं है, जैसे कि ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, इट्स एन ओरल वैक्सीन, तो ये तो इनोकुलेशन नहीं है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म तो पता है सभी का, एमएमआर, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, या ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, मतलब टीबी में होता है, टीबी में दिया जाता है तो। सो ये पता है ना आप लोगों को, ये एमएमआर, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, दीज आर मिक्स वैक्सीन, है ना, कंबाइंड वैक्सीन। मिक्स वैक्सीन कहा नहीं जाता, कंबाइंड वैक्सीन कहा जाता है, बुझते हो बच्चों। चलो, अब देखिए नेचुरल पैसिव। अगर हम लोग नेचुरल पैसिव में के बारे में बात करेंगे, नेचुरली एंटीबॉडी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो रहा है इनटू द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। कैसे हो रहा है, आईजीजी थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल बैरियर, मम्मी से बच्चा में जाता है। वेरी मच इन द सेम वे कोलोस्ट्रम के थ्रू आईजीए पास कर रहा है फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, तो डायरेक्ट एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रहा है ना, तो द चाइल्ड इज गेटिंग द एंटीबॉडी ओनली, है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैसिव। तो नेचुरल पैसिव का एग्जांपल है ट्रांसमिशन ऑफ, transmission of IgG through the transplacental barrier, transplacental barrier. ठीक, this is one example. The second example, examples, the second example, transmission of IgA through colostrum, transmission of IgA through colostrum into the child. So these are the examples in which the naturally the antibodies are coming directly into the body of the infant or the newborn. बुझते पड़ले। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है, वैक्सीनेशन लाइक, वैक्सीनेशन लाइक एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम, एंटी रेबीज सीरम, एंटी वेनम सीरम, है ना, ये सब। व्हाट आर दीज, एंटी टिटेनस सीरम, दीज आर इमरजेंसी सिचुएशंस, दीज आर इमरजेंसी सिचुएशंस जहां पे बॉडी अगर खुद एंटीबॉडी बनाए तो टाइम ज्यादा लग जाएगा एंड देयर इज अ चांस ऑफ इमिनेंट डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट हैपेंस इज दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड, जहां पे डायरेक्टली एंटीबॉडी हम लोग दे रहे हैं। एम आई क्लियर? एंटी रेबीज सिरम, एंटी रेबीज सिरम, एंटी रेबीज सिरम, एंटी टिटेनस सिरम, टी फॉर टिटेनस, ठीक है, टी फॉर टिटेनस, वी फॉर वेनम, ठीक है। तो एंटी टिटेनस सिरम, एंटी रेबीज सिरम, एंटी वेनम सिरम। सो हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं एंटीबॉडीज। क्यों कर रहे हैं ये, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, बिकॉज द इन्फेक्शन कैन कॉज इमिनेंट डेथ टू द इंडिविजुअल। उससे बच्चों, सो दीज आर इमरजेंसी कंडीशंस इन विच दीज आर इंजेक्टेड। So these are injected, these are inoculated in emergency situations where the body is not in a condition to produce antibody against that antigen, where the host body is not capable enough to produce the antibodies against the antigen, against the antigen. ठीक, so these are inoculated in emergency situation where the host body is not capable enough to produce the antibodies against the antigen.
So this is the situation of, this is the condition in which all these types of vaccines are given to the individual. Am I clear? ठीक है, किसी के मन में कोई भी दुविधा? नेक्स्ट, तो इम्यूनिटी का डेफिनेशन नहीं, इम्यूनिटी के बारे में जो क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन है वो मैंने बताया। अब इम्यूनिटी का और एक टाइप्स होता है बेटा, और एक टाइप में डिवाइड किया जाता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। वन इज इनेट, जिसको इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं, या तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। बिकॉज वाई नॉन स्पेसिफिक, उसका भी मतलब समझाएंगे आप। तो इम्यूनिटी का और एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, इम्यूनिटी का, ये चल रहा है तो, हाँ हेलो, हाँ, तो इम्यूनिटी का और एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, समझे समझे ना। उसमें क्या है, वन इज इनेट और इनबॉर्न और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एम आई क्लियर? सो दिस इज द काइंड ऑफ इम्यूनिटी, this kind of immunity is called innate immunity. Why innate or inborn? Since this immunity is from birth. ये assertion reasoning, since this immunity is present in the organism since birth, इसीलिए इसको innate और inborn कहा जाता है। अगर ये assertion है, ये reason हो गया। बट why it is called नॉन स्पेसिफिक, इसको अगर assertion बनाए, इसका रीजन क्या होगा? This immune reactions happen for every kind of antigen that comes into the body. কি বললাম? For every kind of antigen, same type of reactions will proceed. इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए जब स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा, वो बन जाएगा स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन ये जो इम्यून सिस्टम, ये जो इम्यून रिएक्शंस होंगे, these immune reactions will validate for any kind of antigen coming to the body. So iska reason ye hai, my dear, these immune reactions occur irrespective of the type of antigens affecting the individual. आपको समझ में आया? इंग्लिश मैंने क्या लिखा? इर्रेस्पेक्टिव, है ना। कोई भी तरह का एंटीजन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी तरह का एंटीजन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ एंटीजेंस इन्फेक्टिंग द इंडिविजुअल। समझ में आ गया? ये हमेशा एक्टिवेट करेगा, यही सिस्टम एक्टिवेट करेगा। इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है। कोई स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, ये नहीं है। सो दिस इज द रीजन टू द असर्शन। समझ में आया? On the other hand, there is acquired immunity or adaptive immunity, এই নামটা অনেকে জানে না, or specific immunity. So there are two types. तो acquired क्यों है, ये समझ में आ गया? Because it is acquired by experience, या तो adaptive because the body adapts to it by experience. On the other hand, specific immunity for specific antibodies, antigens, there will be specific antibodies produced by the organism. তাই তো? তাহলে এইটার assertion কি হবে? अगर इसका assertion है, इसका रीजन क्या होगा? The organism undergoes this immune reaction with experience. एक्सपीरियंस से ये आता है, बाद में आता है, पहले नहीं आता। सो एडेप्ट कर रहा है ना, या तो एक्वायर कर रहे हैं। On the other hand, specific क्या नो, if this is the assertion, इसका रीजन क्या होगा? Since specific antibodies are কি হয়েছে রে, গল্প করছিস কেন? Synthesized against, बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या ठंडा लग रहा है? हाँ, स्पेसिफिक एंटीजेंस, इसीलिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एम आई क्लियर? इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आंसर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो अब इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे। वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इनेट इम्यूनिटी में वी नीड टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। सो वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स
ये बैरियर्स के बारे में जब चर्चा होगी माय डियर स्टूडेंट, दिस बैरियर का जो डिस्कशन है दैट विल कम ओनली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। एम आई क्लियर? और बैरियर का टाइप्स क्या क्या है माय डियर? नंबर वन, एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर। नंबर टू, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। नंबर थ्री, साइटोकाइन बैरियर। सब बात करेंगे बेटा, डोंट वरी। साइटोकाइन बैरियर। नंबर फोर, सेलुलर बैरियर। और सेलुलर बैरियर में भी देयर आर टू टाइप्स माय डियर, वन इज फैगोसाइटिक बैरियर, वन इज नॉन फैगोसाइटिक। ठीक। नंबर फाइव, इम्यून इंफ्लामेटरी बैरियर, इंफ्लामेटरी बैरियर। So these are the 5 different types of barriers that we study. हालांकि एनसीईआरटी में इंफ्लामेटरी बैरियर के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में है। समझ में आया? तो इंफ्लामेटरी बैरियर इज, अच्छा আরেকটা কথা আমার বলা হয়নি, ওদের ক্লাসেও বলতে ভুলে গেছিলাম। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जहां से शुरू हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में देखिए फोटोग्राफ दिया हुआ है एम एस स्वामीनाथन का। और ये एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जैसे ही ये सवाल आएगा तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? वर्गीस कुरियन, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ये एनिमल हस्बेंड्री जब सिलेबस में था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता था, तो उसी में ये लिख दीजिए इसके ऊपर, वो कहीं लिख चीज करना। अच्छा हाँ ठीक है, लिख। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन। पेन पेंसिल लानी है, चलेगा में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन, वो भी बताएंगे। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन होगा? वर्गीस कुरियन, VERGEAC, वर्गीस। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध का कलर क्या है? व्हाइट। सो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया लिखिए वर्गीस, VERGEAC, कुरियन, KURIEN, KURIEN, वर्गीस कुरियन। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब एक और क्वेश्चन उधर से पूछा जाएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया। हाँ, उसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, उसी में देखो, उसी में एम एस स्वामीनाथन में ही देखो नीचे की तरफ लिखा है नॉर्मन बोरलॉग। तो एम एस स्वामीनाथन अलॉन्ग विथ नॉर्मन बोरलॉग है ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का ये दिया था। ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन का फादर, ब्लू रेवोल्यूशन कौन है? अच्छा ना, ब्लू रेवोल्यूशन है कौन फादर हमें जानी ना, हमें जानी ना, लिखा है क्या? नो सन ना, ওখানে লেখা আছে নাকি ब्लू रेवोल्यूशन है फादर? नहीं, ब्लू रेवोल्यूशन माने माने पानी, पानी का शुद्धता करने के लिए, उसका कोई फादर मुझे पता नहीं। ফাদার অফ ব্লু রেভলিউশন জানি না, ফাদার অফ হোয়াইট রেভলিউশন বলতে পারবো, গ্রিন রেভলিউশন বলতে পারবো। লিখেছি সেটা কি বলে? নরমান বরলগ। वो नॉर्मन बोरलॉग वाला नाम याद रखना। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन क्वेश्चन देखी नहीं कोनोदिनो। हाँ हाँ, पिसिकल्चर एक्वाकल्चर, लेकिन उसका फादर कुछ पता नहीं मुझे। हाँ, पिसिकल्चर में था वो, राइट। एक्वाकल्चर था, पिसिकल्चर नहीं। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन एक्वाकल्चर, लेकिन फादर पता नहीं मुझे। और क्वेश्चन भी नहीं देखा कभी मैंने फादर। व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर तो देखा है। তো অ্যানাটমিক্যাল, আচ্ছা এটা এটা বলে দিলাম, এটা আমি ওদের ক্লাসে বল। আরেকটা হচ্ছে ये जो जब शुरू हुआ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें देखिए तुम्हारा ये लिखा है, क्या नाम है, सर्कुलेशन। ब्लैक बाइल वाला कॉन्सेप्ट हिपोक्रेट्स का, और सर्कुलेशन विलियम हार्वे। এই দুটো একটু পড়ে রাখবো, এই প্যারাগ্রাফটা থেকে দুটো কোশ্চেন আসে, বাট आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हालांकि अगर पूछ ले तो कोई कर नहीं सकता। आयुर्वेदा सिस्टम में ही तो है वायु पित्त कफ, ये 3 चीज है, पता है आपको? वायु पित्त कफ आयुर्वेद का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। बॉडी में जो माने एयर, एक्सेस एयर अगर प्रेजेंट है, दैट इज वायु, है ना। पित्त मतलब बाइल, लिवर से सिक्रीट होता है बाइल, बाइल का बंगाली नेम या हिंदी नेम पित्त, है ना। तो पित्त, वायु पित्त, और कफ, कफा, कफा मतलब म्यूकस। तो दीज आर दी 3 पैरामीटर्स ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बुझতে পেরেছো? ये 3 सही रहेगा तो बॉडी सही है। अगर वायु का परसेंटेज बॉडी में ठीक है तो एक्सेस एयर नहीं होता, तो वो होता है मतलब डाइजेशन डिस्कम्फर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। बाइल अगर इन्फेक्टिव हो गया
मतलब लिवर अगर सही से फंक्शन नहीं किया तब तो छोड़ ही दीजिए। और एक्सेस म्यूकस में निमोनिया वगैरह जो भी डिजीजेस होता है चेस्ट का, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस जितने भी होते हैं सब तो म्यूकस के वजह से, एक्सेस म्यूकस हो गया इसीलिए। समझे? तो इसीलिए आयुर्वेदा ये 3 प्रिंसिपल पे चलता है। और इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बाइल मतलब इन्फेक्टेड बाइल, उस कंडीशन में लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। बुझতে পেরেছো? हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ऑल दीज आर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, रिलेटेड ऑर्गन। तो एक डिफिकल्टी होगा तो दूसरा भी प्रॉब्लम में आएगा, समझे ना? बिकॉज लिवर क्या रिलीज करेगा? लिवर रिलीज करेगा एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन बनेगा। तो रेनिन कहां से आएगा? किडनी जेजी सेल्स। तो दे आर कनेक्टेड स्ट्रक्चर, कनेक्टेड ऑर्गन्स, है ना? ये जो हम लोग बोलते हैं ना, जब डेथ होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग। मल्टी ऑर्गन फेलियर का मतलब ही है लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, ये 4 चीज अफेक्टेड हो गया। और जब मरेगा तो ये 4 चीज अफेक्ट, मल्टी ऑर्गन फेलियर में आप कभी नहीं दोगे ब्रेन अफेक्टेड हो गया, नो। मल्टी ऑर्गन फेलियर में ये 4 चीज अफेक्टेड होता है। अल्टीमेटली ब्रेन अफेक्टेड होगा, वो मरेगा, वो अलग बात है। लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर में मेजॉरिटी ये 4 चीज, जिसमें रास पाथवे आपने पढ़ा है ना, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, तो वही कॉन्सेप्ट। अच्छा चलिए, तो एनाटॉमिकल बैरियर में 2 चीज आता है बेटा, वन इज स्किन, द अदर इज म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल बैरियर में लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, फिर आपका फीवर माने हाई टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में 3 आएगा। नंबर 1 इंटरफेरॉन IFN, इंटरल्यूकिन IL एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम এই তিনটে, इंटरफेरॉन, IL এটা কে নয় কিন্তু, IL, इंटरल्यूकिन, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, এই তিনটে ये पढ़ाएंगे हम। सेलुलर बैरियर में फैगोसाइटिक बैरियर माने PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, इसमें क्या क्या आएगा? 3 न्यूट्रोफिल, 4 एक्चुअली, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल ना 5, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफाज भी आएगा क्योंकि मैक्रोफाज मोनोसाइट से ही बनता है, इसीलिए एरो दे दिया। और एनके सेल्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनके सेल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स, वो बताएंगे क्या है। नॉन फैगोसाइटिक में आएगा एनके सेल्स। इसका मतलब सर आपने क्या किया? मैंने, आपने तो गड़बड़ कर दिया। एनसीईआरटी में लिखा है एनके सेल्स का फंक्शन फैगोसाइटिक है, लेकिन आपने नॉन फैगोसाइटिक में भी एनके सेल्स लिखा। कारण है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बुझতে পেরেছো? इन्फ्लामेटरी बैरियर, द बैरियर विच इज कॉज ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इसके बारे में तो अलग से लिखेंगे, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमिकल बैरियर। तो एनाटॉमिकल बैरियर का डिस्कशन चालू करते हैं हम लोग। फिर बोलबो एनाटॉमिकल बैरियर तो स्किन। तो लेट्स कम टू द डिस्कशन एनाटॉमिकल बैरियर, इसी में निपट जाएगा। तो स्किन, स्किन का पीएच कितना है? अप्रोक्सीमेटली 6.8, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। अब ये स्लाइटली एसिडिक कंडीशन कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करेगा। सो प्रिवेंट सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, prevent certain organisms, microorganisms, है ना, to infect. Number 2, mucous membrane has ciliated epithelium, has ciliated epithelium, or beating of cilia removes certain organisms. Beating of cilia, beating of cilia removes, अरे, beating of cilia removes certain organisms, certain organisms, তাই না? হয়ে গেল। लेट्स कम टू दिस फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हो गया। फीवर, फीवर दरकार नहीं, तुम्हें गैस्ट्रिक HCl करो, गैस्ट्रिक HCl। ফিভার দিচ্ছি না, ফিভারও হয় বাট গ্যাস্ট্রিক ফিভারও বলে দিই, ঠিক আছে। व्हाई शुड आई लीव फीवर, इसको ही बता देते। चलो लाइसोजाइम पहले ये करे। लाइसोजाइम के बारे में अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, लाइसोजाइम ये क्या है? This lysozyme contains certain, these enzymes are called hydrolytic enzymes, है ना? So these enzymes are called, these enzymes are called hydrolytic enzymes, hydrolytic enzymes. So these enzymes are called hydrolytic enzymes. और hydrolytic enzyme का composition क्या है? इसमें तीनों, चारों,
प्रोटीन स्प्लिटिंग, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग, लिपिड स्प्लिटिंग, न्यूक्लिक एसिड स्प्लिटिंग, ये चारों चीजें रहते हैं। कि बोल रहा, प्रोटीन स्प्लिटिंग, लिपिड स्प्लिटिंग, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग, न्यूक्लिक एसिड स्प्लिटिंग, सबको स्प्लिट कर सकता है ये। सो इट कंटेन प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक, एमाइलोलाइटिक, न्यूक्लिक एसिड स्प्लिटिंग एंजाइम्स, है ना। तो सब कुछ ये तोड़ सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय एनी सेल, है ना, विद एनी कंटेंट, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का पीएच कितना है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.8, 4.6। इसका अप्रोक्सीमेट पीएच है 4.6। तो लाइसोजाइम का जो पीएच है, इसका पीएच है अप्रोक्सीमेटली 4.6। ठीक है। 6.8 किसका है? सलाइवा। ये जो मैंने स्किन में 6.8 लिखा बेटा, वो सलाइवा का भी पीएच है 6.8। एनसीईआरटी में वो लिखा है कि जब जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सिलेबस चैप्टर है ना एनसीईआरटी में, पुराना पुराना किताब में मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है 6.8। ये हो गया। अब देखिए गैस्ट्रिक HCl। नेक्स्ट आते हैं टू द डिस्कशन ऑन गैस्ट्रिक HCl। गैस्ट्रिक HCl क्या है? इसका पीएच इज एक्सट्रीमली एसिडिक, अप्रोक्सीमेटली 1.8 एनसीईआरटी का वैल्यू, वही डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसका वैल्यू है बिटवीन 0.9 से 1.5। मतलब इतना ज्यादा एसिडिक। सोचिए अगर इस टेबल के ऊपर गैस्ट्रिक HCl फेंक दिया गया तो ये टेबल करोड़ हो जाएगा, लेकिन ये स्टमक को इरोड नहीं कर पाता है, बिकॉज इतने सारे म्यूकोजा लेयर्स है ना, म्यूकोजा सब म्यूकोजा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गैस्ट्रिक HCl का पीएच आप सोचिए, ये पीएच कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। सो इट कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन किल मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली लाइसोजाइम का जो पीएच है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑल दीज आर द बैरियर्स। अब फीवर, फीवर क्या है माय डियर? फीवर मतलब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इरिटेट किया तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है माय डियर? वो टॉक्सिन क्या करता है? हाइपोथैलेमस को कहता है कि टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। ध्यान से सुनिए, हाइपोथैलेमस में क्या है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल ट्रैक्ट है, ये तो पता है आपको। अब ये हाइपोथैलेमस में क्या है? कैपिलरीज है। कैपिलरी का क्या है? सरफेस एरिया बड़ा है, तो वो हाइपोथैलेमस को ऐसे जकड़ के रखा है। अब सोचिए वही हाइपोथैलेमस जो कि कैपिलरी से सराउंडेड है, वो कैपिलरी में अगर टॉक्सिन चला जाएगा तो वो कैपिलरी क्या करेगा? वो हाइपोथैलेमस को बताएगा कि टॉक्सिसिटी आया है बॉडी में। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो जो करना है वो करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज द साइट फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ा देगा बॉडी का। अब हाइपोथैलेमस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अंदर है, इंटरनल्स ऑफ द बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया, तो दे विल फील अनकंफर्टेबल एट दैट हाई टेम्परेचर। सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू गो आउट ऑफ द बॉडी, और आर्टरी से निकल के वो वेन में चला आएगा। आर्टरी से निकल के, जैसे ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में टेम्परेचर जैसे ही बॉडी का बढ़ता है तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? आर्टरी से निकल के वो वेन में चला आता है। और वेन क्या है? पेरिफेरल है, जो बाहर से दिखता है वो सब ब्लू ब्लू वेन है ना। तो बाहर आता है क्यों? वेन में क्यों आता है? बिकॉज वेन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, मैंने एटमोस्फेयर से कांटेक्ट में है, तो वेन का टेम्परेचर कम होता है देन द आर्टरी। और बॉडी टेम्परेचर, आर्टरी का टेम्परेचर ऐसे ही ज्यादा है, उसके साथ बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब ब्लड का टेम्परेचर कितना ज्यादा हो गया। In that condition, the organisms feel uncomfortable to remain in the arteries or the internals of the body. They try to come, माने centrifugally, मतलब center of the body से बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। So this is also a mechanism of the body by which it can push out microorganisms. बोलना बुझते पारले? And there are numerous reactions within the body that is triggered at high temperature. ये जो immune reactions है, ये सब reactions are triggered at high temperature. बुझते पारছো मैं কি বলছি? So what did I say? Fever. Fever. तो इंक्रीज इन, अच्छा फीवर का और एक साइंटिफिक टर्म है माय डियर, फीवर इज आल्सो कॉल्ड पाइरेक्शिया। क्या कहते हैं? पाइरेक्शिया, PYREXIA। दिस इज द साइंटिफिक टर्म ऑफ फीवर। फीवर को हम लोग पाइरेक्शिया कहते हैं, समझे ना। और ये फीवर अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज अगर हो गया, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर
increase in body temperature will repel the microorganisms outward. बाहर की तरफ ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स को रिपेल करेगा माय डियर. सो फीवर इज आल्सो कॉल्ड पायरेक्शिया. तो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर विल रिपेल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स बाहर की तरफ. और माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर की तरफ जा रहा है मतलब देखिए सोचिए, हम लोग अगर दवा भी लेते हैं तो दवा ज्यादा काम करेगा वेन में. सोचिए अगर पैरासाइट वेन में आ गया तो हम लोग जब ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग आर्टरी से थोड़ी ना ब्लड लेते हैं, हम लोग वेन से ब्लड लेते हैं. क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है, अगर आर्टरी रप्चर हुआ तो खून ऐसे निकलेगा. वेन में ऐसा नहीं निकलता, वेन में तो ऊज करता है ब्लड. तो दोनों में डिफरेंस है माय डियर. आर्टरी से खून ऐसे ऐसे निकलेगा. अगर आर्टरी किसी कारणवश ये हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पैरासाइट को आइडेंटिफाई भी हम लोग कब कर सकते हैं? मैलेरियल पैरासाइट कब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोसिस कब करते हैं? जब हाई टेम्परेचर है, बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, बुखार आया, उस कंडीशन में ब्लड टेस्ट किया जाता है. क्यों? बिकॉज द पैरासाइट्स कम टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन. पेरिफेरल सर्कुलेशन मतलब क्या? वेन में आ गया. बुझते पारले? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग फीवर. क्योंकि हाई टेम्पर जिसका सोचिए एक कंडीशन जिसमें इतना इन्फेक्शन है लेकिन फीवर नहीं है, वो सही है लेकिन छोटा सा इन्फेक्शन हुआ और बुखार चढ़ गया, कौन ज्यादा रेस्पॉन्सिव है? सोचिए. तो जो रिएक्ट ज्यादा कर रहा है वही तो रेस्पॉन्सिव ज्यादा है. जिसका कोई रिएक्शन नहीं, आप सोचिए उसका हालत. वो टेम्परेचर बियॉन्ड अ सर्टेन, एवरीथिंग इज हार्मफुल बेटा, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज अगर 105 के ऊपर चला गया डिग्री फ़ारेनहाइट. बैट, अरे बैट के लिए वो तो अलग है. हाँ, लो इम्यूनेशन बैट के लिए होता है. क्यों? 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 कोई भी बर्ड, कोई भी बर्ड हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, मैमल्स है बैट, जो फ्लाइंग है, उसका बोन्स आर न्यूमेटिक. तो बोन मैरो अगर सही से नहीं बनेगा तो सेल्स उतना सही से बन सकता है क्या? तो जो ना कंपैरेटिव जो भी फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स है उसका इम्यून रिस्पॉन्स ऑलवेज कम होता है देन दी ऑर्गन, बिकॉज उसका बोन मैरो के बदले में क्या है? एयर कैविटीज आर प्रेजेंट. बुझते পারছো কি বললাম? इसीलिए पूछा क्यों. ये हो गया इसका डिस्कशन जो भी मैंने कहा. तो एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर दोनों कह दिया. अब साइटोकाइन बैरियर के बारे में थोड़ा चर्चा करके फिर आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए बोलेंगे. आज के आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लासेस है क्या? केमिस्ट्री एग्जाम कब है? 8 तारीख को. सिलेबस 8 तारीख मतलब अब तो देरी है. 8 तारीख तो बहुत दूर है. 8 तारीख तक तो ये भी हो जाएगा. 8 तारीख तक ये हो जाएगा. 17th 18th या 20 तारीख के अंदर बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा. 31st के अंदर आपका माइक्रोब्स और एक्सक्रीशन खत्म हो जाएगा और ब्रीदिंग रह जाएगा शायद. तो ब्रीदिंग हो जाएगा February फर्स्ट वीक. हाँ जी, बोल दिया ना माइक्रोब्स एंड एक्सक्रीशन एक साथ. वो सब टेक्निक है, कोई टेंशन नहीं. ये मैक्सिमम February फर्स्ट वीक. हाँ बोलो. आज कब देंगे? करोगे भी कब? अब क्लास करोगे, 5 क्लास 4 क्लास करोगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास करोगे, फिर उसके बाद थोड़ी ना आपके लिए पॉसिबल है. क्वेश्चन भेज देंगे एवरी संडे. संडे भी आते हो तो आप लोग का हर रोज हो रहा है. वाह, टैलेंट के साथ कितना जुड़ाव है, लगाव है आप लोगों का, ये देख के भी अच्छा लगता है. ठीक है कैटरपिलर, क्या चल रहा है? अच्छा. हाँ, কি বলছে? पत्ता, लीफ. हाँ हाँ, वो तो चाहिए ना उसको, खाना खाना चाहिए ना कैटरपिलर. उसको तो चाहिए ही चाहिए. मैंडिबुलेटा है ना. हाँ, पेन मत देना उसको, पेंसिल मत देना. तेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं. ये भुवनेश्वर, आप उधर से फोटो खींचा, फोटो आ गया. ओ, तेरा तेरा फोटो लेता है ये. अच्छा, मैं भी इसका फोटो ले लेता हूँ, मुझे भी तो भेजना है. ये फोटो लेने का तरीका अच्छा है, बोल, झमेला नहीं होता. अब ये क्यों फोन कर रही है मुझे? 30 मिनट पहले फोन किया था, मैंने देखा भी नहीं. ये फोटो अगर लेना है तो झमेला कम है, लिखना नहीं पड़ता ज्यादा.
ভালো তুই কেমন আছিস? কিরে ইসলামপুর বাড়ি টাড়ি গেছিলিস এর মধ্যে? কবে? কেন? বিয়ে কার তোর? দিদির বিয়ে? কিরম দিদি? ও তো না হলেও চলবে বিয়ে, মানে না গেলেও চলবে। তো ফেব্রুয়ারিতে সিলেবাসটা কমপ্লিট করে যা, তার আগে গিয়ে কি করবি? জানুয়ারি কবে? এক্সটিউশন চলবে। রেকর্ডিং জয়েন করে নিবি, এই সুবিধাটা তো আছে। अब देखिए थोड़ा, आ, अगर हम लोग बात करें साइटोकाइन बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स उसमें इंटरफेरॉन पढ़ा देते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी पढ़ाएंगे। इंटरफेरॉन आईएफएन से डिनोट किया जाता है माय डियर, इसका फुल फॉर्म है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन्स जो है, दीज आर व्हाट, दीज आर प्रोटीन्स कंटेनिंग 270 अमाइनो एसिड्स। तो 270 अमाइनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन है ये, ठीक है। अब ये इंटरफेरॉन कौन रिलीज करता है? दीज आर रिलीज बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, एनसीईआरटी लाइन। दिस आर रिलीज बाय द ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলস। কোন দিকে তাকিয়ে আছিস রে? কোথায় লাইনটা এনসিইআরটির? ওখানে? পরের পাতায় যা। ওরে ভুল দেখছিস, উল্টা, উল্টা, ওপরে, ওই যে ওপরে, 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 ডান দিকের ওপরে। পেয়েছিস? ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। হ্যাঁ, আছে কি ওখানে নাকি আগের পাতাটা দেখি? আগের পাতাটা খোল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওপরে একদম ফার্স্ট প্যারাग्राफ, এই इसके ऊपर, इसके ऊपर लास्ट पैराग्राफ, पिछले पेज, लास्ट पैरा, लास्ट लाइन। और इसका साइटोकाइन बैरियर देखिए, हाँ साइटोकाइन बैरियर में देखिए, these are released by the virus infected cells and prevent the adjacent cells from being infected by the same virus। तो एक वायरस इंफेक्टेड सेल ये केमिकल रिलीज करेगा जो कि दूसरे सेल जो कि सही है उस सेल को वायरस इंफेक्शन से प्रिवेंट करेगा। सो इट विल बी रिलीज्ड बाय द वायरस इंफेक्टेड सेल्स, सो दे आर रिलीज्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे आर रिलीज्ड by the virus infected cells, virus infected cells, and prevent the adjacent cells, adjacent cells from being infected by the same virus। So they are released by the virus infected cells and prevent the adjacent cells from being infected by the same virus। अगर ये रीजन है, इसका assertion क्या है पता है आपको? They create anti-viral state within the body। ये फेमस स्टेटमेंट है माय डियर। मतलब इंटरफेरॉन का काम है एंटीवायरल स्टेट क्रिएट करना बॉडी के अंदर। इस तरह से एक वायरस इंफेक्टेड सेल से रिलीज होगा जो कि नेबरिंग वायरस, नेबरिंग सेल को वही वायरस से इंफेक्ट होने से रोकेगा। दैट मीन्स दे क्रिएट एन एंटीवायरल स्टेट विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एक कंडीशन क्रिएट करेगा जिस कंडीशन पे वायरस अटैक नहीं कर पाएगा।
सो दे क्रिएट एन एंटीवायरल स्टेट विद इन द बॉडी। समझ में आ गया? सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन्स, टाइप्स ऑफ आईएफएन, तीन टाइप्स है। नंबर वन, अल्फा इंटरफेरॉन, आहा, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन रिलीज्ड बाय ल्यूकोसाइट्स, रिलीज्ड बाय ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। और आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, अच्छा चलो, बीटा इंटरफेरॉन रिलीज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट्स, रिलीज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट्स, एंड गामा इंटरफेरॉन रिलीज्ड बाय लिम्फोसाइट्स। लेकिन आप लोगों के लेवल पे अल्फा इंटरफेरॉन ही क्वेश्चन होंगे, और एनसीईआरटी अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में कह रहा है दीज आर द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। एनसीईआरटी का लाइन है कैंसर, लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन कैंसर का, दे आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स एंड दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कौन सा कैंसर, वो मैं बताऊंगा आपको। दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा कैंसर, कौन सा कैंसर? दिस कैंसर इज कॉल्ड कैपोसिस sarcoma। ये कैंसर का नाम है कैपोसिस sarcoma विच ऑकर्स इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ एड्स। समझ में आया? सो जिसका नाम है कैपोसिस sarcoma, ये ऑकर कब करेगा? ऑकर इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ एड्स। तो एड्स का टर्मिनल स्टेज में ये कैंसर होगा माय डियर, और ये ह्यूमन हर्पिस वायरस टाइप 8 के वजह से होता है। इन्फेक्टिंग एजेंट कौन होगा? इन्फेक्टिंग एजेंट व पॉजिटिव एजेंट कौन होगा? ह्यूमन हर्पिस वायरस HHV8। समझ में आया? ह्यूमन हर्पिस वायरस टाइप 8, दिस इज कैपोसिस sarcoma। एनसीईआरटी में केवल लिख दिया है कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, लेकिन कौन सा कैंसर ये भी मैंने बता दिया, और ये फेमस क्वेश्चन में आता है माय डियर। सो दिस इज कॉल्ड कैपोसिस sarcoma व्हिच ऑकर इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ एड्स। इंटरफेरॉन को लेके जो भी चर्चा करना था मैंने कर दिया, और कुछ नहीं चाहिए आपको, इतना तक रखते हैं, ठीक है? फिर बुझতে পারলি? झट से पढ़ी दिलम। सवाल बनाइए, उसका फोटो भी ले लेते हैं। क्या हुआ? কিরে তোর কাশি হচ্ছে কেন উম্মে? পাখা, পাখার জন্য জল খাবি? पानी पिएगी? ओ तू खांस रही है? ओ आरिश खांस रही है। आरिश पानी पिएगी? तबीयत सही करो, दिन में एक गूसबेरी लो। व्हाट इज गूसबेरी? आंवला। आंवला पता है? एक आंवला डेली, पूरा सीजन, अप टू मार्च, समझे? एंड बनानास, 2 बनानास, बिकॉज पोटेशियम कंटेंट इज हाई। रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में पोटेशियम का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए इन एक्सोप्लाज्म, पता है ना आपको? तो इसीलिए इंपल्स सही से ले पाएगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही आएगा तुरंत एक्ट करेगा। इसीलिए पोटेशियम कंटेंट सही होना जरूरी है। नारियल पानी हफ्ते में 2 बार, और हर रोज 2 बनानास, समझे? एंड गूसबेरीज, ये करो। हम्म, क्या बोल रहा है? मेरा एक फायदा क्या है पता है? इसको म्यूट कर लेते हैं थोड़ा।
चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व करना चालू कीजिए। इवोल्यूशन का 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। इवोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब ना करे। 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इवोल्यूशन का क्वेश्चन हो। कितने क्वेश्चन है बेटा इवोल्यूशन में, देख तो। 100 है, फिर 42, मतलब 150 के अंदर ही है पूरा। ठीक है, अभी अभी फिंगर टिप्स करोगे तो अनदर माइनस प्लस तो है, पता ही है। डॉक्टर अली में भी शायद 150-200 हुए। तो एवोल्यूशन, और मेरे पास भी एक क्वेश्चन सेट है एवोल्यूशन का, वो भी दे देंगे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, तो हो गया काम। अभी फिलहाल हम लोग वो एवोल्यूशन का क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन झट झट सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन में गड़बड़ होगा उसको स्टार लगाइएगा, जिसका आंसर एक बार में नहीं होगा उसको स्टार लगाइएगा। जरूर उसको देख के फिर उसको भूल नहीं जाना। इतना काम तो करना पड़ेगा दैट यू शुड नॉट फॉरगेट द थिंग्स, है ना। एक बार गलती होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो गलतियां रिपीट नहीं होना चाहिए, गलती हो ही सकता है। गलती उसी से होता है जो करता है काम, जो काम ही नहीं करता उससे गलती कैसे होगा। लेकिन गलती रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत पे। एंड दैट डिफरेंशिएट्स अ रैंकर फ्रॉम अ गुड स्टूडेंट। जब क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन एकदम फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के उसको मैक्सिमम रिट्रीव करना पड़ेगा, वो क्या कहना चाहता है। तुझे खांसी क्यों चालू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तबीयत एकदम वीक है, इम्यून सिस्टम, ये चैप्टर बेकार का है तेरे लिए। चलो, हो गया फोटो। चल 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 बैठ जा, सवाल बना। लोग कहता है मेरा हैंडराइटिंग बहुत छोटा है, पूरा झूठ। कितना शानदार हैंडराइटिंग है, कितना सारा चीजें लिख देते हैं, बोलो तो एक बार में बोर्ड में। ये तो एक तरीका है ना, नहीं तो बार बार इरेज करके लिखना पड़ता अगर बड़ा बड़ा लिखते तो। कृष्णा को टेंशन हो गया कब क्या बोलेगा। और এই কি হলো, কি ভাবছিস? কোশ্চেন ভাবছিস, তাই ঠিক আছে।